Hi everyone, once again welcome back to Excellence Icon with a new video. This video going to be very important for you क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैम्ब्रिज इंटरनेशनल AS एंड A लेवल फिजिक्स. कोड इज 9702. दिस इज़ द थर्ड वीडियो ऑफ योर पॉकेट गाइड. पॉकेट गाइड की तीसरी वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है. आप पूरी पॉकेट गाइड आपके लिए अवेलेबल है फॉर प्री मेडिकल कैंडिडेट्स. इज़ वेरी हेल्पफुल अगर आपने फिजिक्स परस्यू किया है इन योर इंजीनियरिंग, ठीक है, फॉर ए लेवल्स, तो उसके लिए से भी बेनिफिशियल है. प्लस एक और बात बताना, मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या तुम लोगों को जो है वो एक वीडियो चाहिए विच इज़ बेसिकली आई एम थिंकिंग दैट आई वांट टू गिव यू द वीडियो विच इज़ रिलेटेड टू कि बच्चा जब ओ लेवल से ए लेवल्स में आता है तो ए लेवल्स में उसके बाद बहुत सारी परेशानी आ जाती है कि वो कौन से सब्जेक्ट्स को परस्यू करे. तो आई थिंक सो दैट आई वांट टू मेक अ वीडियो ऑन इट. मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, वे आई बी डिस्क्राइबिंग कि अगर आपको प्री मेडिकल करना है, प्री कॉमर्स करना है, प्री इंजीनियरिंग करना है, आगे अपनी यूनिवर्सिटी में क्या जो है आपका एम है, तो उस लिहाज से आपको ए लेवल्स में ग्रेड्स सब्जेक्ट्स चूज़ करने और फिर उनमें क्या क्या ग्रेड्स रिक्वायर है. प्लस मैं बताऊंगा कि 3 सब्जेक्ट्स मिनिमम लेने होते हैं, 5 सब्जेक्ट्स मैक्सिमम, और बच्चा 4 भी ले लेता है तो ज़्यादातर 4 लेते हैं और फिर 3 भी ले लेते हैं, ठीक है. तो किस तरह से क्या क्या सब्जेक्ट्स लेने और ये ज़्यादा कम का क्या मकसद है, एवरी ग्रेड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सारा कुछ मैं बाकी वीडियो में डिस्क्राइब करूँगा. इट इज़ द बेसिकली वन ऑफ द वीडियो ऑफ माई पॉकेट गाइड जिसमें मैं डिस्क्राइब करूँगा हर चीज़ को बहुत डिटेल से समझेंगे. तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल अगर फर्स्ट टाइम आए हो, और बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक कर लो ताकि सारी जो भी पॉकेट गाइड की वीडियोस हैं वो तुम तक पहुंच जाए और तुम नोटिफाई रहो उससे, ताकि तुम ऑर्गेनाइज रहो हमेशा, ठीक है. सो इन दिस वीडियो भी डिस्कसिंग कि हमें फिजिक्स में हमारे पास कितने कंपोनेंट्स हैं, कितने पेपर्स हैं, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स ग्रेड्स रिक्वायर हैं, और ओवरऑल ग्रेड क्या बनेगा ए स्टार के लिए, और ए के लिए मेहनत कैसे करें, हम कौन सा शेड्यूल फॉलो करें, कौन सा जो है वो किस तरीके के हम लोग पैटर्न फॉलो करें, और हमारे पास यहाँ पर ग्रेड सोशल में किस पर ए बनता है, किस पर बी बनता है, ठीक है. और अगर आपका बी से आ गया लाइक इन द सब्जेक्ट कंपोनेंट वाइज ग्रेड आ गया, तो उस पर ओवरऑल ग्रेड क्या बनेगा, और इसमें ए स्टार किस तरह से लेना है, कौन सी रूटीन आपको फॉलो करनी है. सो दिस आई विल टोल यू इन दिस वीडियो. प्लस मैं ये बताऊंगा कि हमारे पास यहाँ पर सिलेबस कंटेंट क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट फ्रॉम द पेपर कंपोनेंट्स. सबसे पहले तो ये बात समझने की कोशिश करो कि अभी मैंने आपको जो 2 प्रीवियस वीडियोस दी थी फॉर द पॉकेट गाइड, उससे मैंने आपको डिटेल से एक्सप्लेन किया था आपका पूरा एएस और ए2 के बारे में और एआई के बारे में, इनमें फ़र्क क्या है, एएस में क्या फ़र्क है, ए लेवल्स में क्या फ़र्क है, ठीक है, कंपोजिट वगैरह. इस वीडियो में अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखी, क्योंकि आपने अगर भी बायोलॉजी और केमिस्ट्री परस्यू नहीं किया, तो फिर मैं आपको इस वीडियो में भी थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दूँगा. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग. एएस होता है हमारे पास पहला साल एंड ए2 इज़ द सेकेंड ईयर. दोनों को मिलाकर ए लेवल्स बनता है. कुछ बच्चे, और सबसे पहली बात ये समझो कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 ये आपका एएस में होता है, एंड इन योर सेकेंड ईयर दैट्स नोन एज ए2 लेवल, जिसमें हमारे पेपर 4 और पेपर 5 होता है. यूजुअली ए2 लेवल कैम्ब्रिज की कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है, पर हम इसे ईज के लिए ए2 कहते हैं, ठीक है. बच्चा जो है वो ये कर सकते हैं कि वो 2 साल में ए लेवल्स है. यूजुअली 2 साल में होता है हमारे पास ए लेवल्स. पहला साल हम पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 देते हैं, और दूसरे साल में हम पेपर 4 एंड पेपर 5 देते हैं. और जो हमारे पास एएल होता है विच मीन्स कंपोजिट, जिसको एक्सेलरेटेड एग्जामिनेशंस भी कहते हैं, उसमें बच्चा एक ही गो में सारे जो है वो काम करता है. लाइक ही गिव पेपर 1, ही गिव पेपर 2, ही गिव पेपर 3, पेपर 4 एंड पेपर 5. ये 5 जो के पेपर 1 गो में देता है. और जब वो 1 गो में देता है तो यहाँ पे पेपर क्लैश होता है. पेपर क्लैश का मतलब है कि यहाँ पे पेपर 5 और पेपर 2 दोनों सेम डे में होता है. जब वो दोनों सेम डे में होगा, इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक ही दिन में दोनों पेपर हैं, और वो अपनी मर्ज़ी से या तो हाई वेटेज वाला आपको पहले दे देंगे यानी पेपर 2, या फिर वो आपको पेपर 5 पहले दे देंगे. ये उनके ऊपर होता है, इन्विजिलेटर के ऊपर. रिकमेंडेड तो हाई वेटेज वाला होता है, लेकिन बच्चों को P5 भी अक्सर पहले मिल जाता है. सो दोनों के लिए आपको प्रिपरेशन रखनी है, घबराने की बात नहीं है. नाउ पेपर 1 इज़ ऑफ एमसीक्यूज, ठीक है. और एएस क्या होता है, एएस होता है कि बच्चा सिर्फ एएस देता है, ए2 नहीं देता. एएस में आप सिर्फ मैक्सिमम अच्छा ग्रेड उठा सकते हो तो ए स्टार एएस में नहीं आता. तो मोस्टली बच्चे ए लेवल्स देते हैं पूरा, ठीक है, 2 साल का देते हैं. और जिनका जो है वो गंदे मार्क्स आते हैं वो एएस का रीटेक दे देते हैं, यानी कि दोबारा रिपीट करते हैं एएस को. और उसके बाद ताकि ए2 में ग्रेड कैरी होगा ना, आपने एएस पे फॉर सपोज बी उठाया है, तो ए2 में ये जो बी है ये आपका बी भी बन सकता है. आप इसको अपना मेंटेन भी कर सकते हो, आप इसको इम्प्रूव भी कर सकते हो, आप ए लेके आ सकते हो, आप इसको ए स्टार लेके आ सकते हो. आप जो है वो गंदे भी मार्क्स आ जाते हैं तो उसकी वजह से आपका ग्रेड सी बन जाता है, ठीक है, डी बन जाता है, ग्रेड गिर भी सकता है आपका. ओके तो अब सबसे पहले पेपर 1 हमारे पास होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और ये हमारे पास 40 मार्क्स का क्वेश्चन होता है. इसमें हमारे पास 40 एमसीक्यूज होते हैं और ABCD की तरह आंसर होते हैं. 4 ऑप्शंस होते हैं, इनमें से एक बेस्ट ऑप्शन होता है. 1 आवर 50 मिनट्स का पेपर है, 1 घंटा 15 मिनट का पेपर है. अब आपने देखा है कि ओ लेवल्स का जो ओ लेवल फिजिक्स का पेपर 1 जो है
ओ लेवल फिजिक्स का पेपर 1 जो है उसमें हमारे पास जो मार्क्स हैं, टोटल टाइम है वो है, मार्क्स तो सेम है 40 मार्क्स, पर टाइम जो है वो हमें 1 आवर गिवन है। यहाँ पर 1 आवर एंड 15 मिनट्स है, लेकिन ये भी टाइम अक्सर कम पड़ जाता है। अब तुम इसका वेटेज गौर से समझने की कोशिश करो कि इसका वेटेज फॉर योर एएस लेवल हमारे पास है 31%, 31% या, और क्योंकि ए एस है, ठीक है। ए एस का मतलब है कि अगर सिर्फ ए एस दे रहा है बच्चा, ए टू नहीं दे रहा, तो फिर ये मार्क्स है। लेकिन मोस्ट यूजुअली जो हम देखते हैं वो है दैट इज़ बेसिकली 15.5% ऑफ योर ए लेवल्स। पूरे लेवल्स का 15.5% वेटेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वेटेज को तो निगलेक्ट करना ही नहीं है, बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज है इसका, ठीक है। इसमें ए कहाँ से बनता है? ओके, यानी कि कितने मार्क्स पर ए बनता है? 40 में से अगर तुम लेकर आ जाओ 34, ठीक है, तो ए बन जाता है। अगर पेपर बहुत टफ गया है तो ग्रे थ्रेशोल्ड लो होता है, ठीक है। अब स्टिल वेरी करता है, फिक्स नंबर नहीं है, वेरी करता है। 36 पे भी ए बन जाता है अक्सर जब पेपर बहुत आसान आता है, ठीक है। 37 पे भी बन सकता है। मतलब आप ग्रे थ्रेशोल्ड देखोगे ईयरलीज करके, मैं बच्चों को कहता हूँ कि ईयरलीज करो, ग्रे थ्रेशोल्ड देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि किस पे ए बन रहा है, किस पे तुम्हारा ग्रेड जो है वो ए बन रहा है, ठीक है। वो गौर से देखना खुद ही आपका काम होता है। पर मैं फिर भी आपको एवरेज बता दे रहा हूँ कि 35+ लेकर आ जाओ मार्क्स, इसमें आराम से आपका ए बन जाएगा। यानी कि सिर्फ यार 4-5 एमसीक्यूज़ गलत करो, ज़्यादा गलत करने की ज़रूरत है ही नहीं। और 4-5 ही बहुत गलत होता है एमसीक्यूज़। मैं तो कह रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 एमसीक्यूज़ गलत करो, और कोशिश तो करो कि 38 का एम रखो यहाँ पर, ठीक है। बच्चे 40 का भी एम रखते हैं तो अच्छी बात है, उनके लिए ज़्यादा मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि वो 40 का एम रखते हैं। पूरा एम रखोगे तो तभी जाकर तुम्हारा 1-2 मार्क कटेंगे ना, वो भी हो सकता है कि ना कटें, बच्चों के तो पूरे भी आ जाते हैं अक्सर बेशतर। पेपर 2 इज एएस लेवल स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस, यानी थ्योरी बेस्ड होता है कंप्लीट। इसमें तुम्हारे सारे क्वेश्चंस आएंगे, डायग्राम्स आएंगे, लेबलिंग्स आती हैं, टेबल्स आती हैं, जिस तरीके से आपका यूजुअली परफेक्ट पेपर होता है। एमसीक्यू टाइप पेपर नहीं होता। और थ्योरी का आपको टाइम जो दिया हुआ है वो 1 आवर 15 मिनट्स है। अब फिर वो देखो कि 1 आवर एंड 15 मिनट्स, तो मैंने नहीं लगता कि ये सेम टाइम है वो जो हमारे पास टाइम ऊपर दिया हुआ है पेपर 1 में। तो इसमें तुम्हारे हाथ थोड़ा सा तेज़ चलाना पड़ेगा। कितने एमसीक्यूज़ होते हैं, सॉरी कितने क्वेश्चंस होते हैं? क्वेश्चंस एग्जैक्टली फिक्स नहीं है, वेरी करते हैं, लेकिन मार्क्स तुम्हें पता है कितने मार्क्स होते हैं यहाँ पर। इट इज़ मेड अप ऑफ 60 मार्क्स। 60 मार्क्स का पेपर बना हुआ होता है। और तुम्हें कितने मार्क्स आएंगे फॉर योर ए? नाउ वी नीड 54 मार्क्स या 56 मार्क्स, मतलब 55 लेके आ जाओ। तो मैं बच्चों को ये कोशिश करता हूँ कि वो ए से ज़्यादा लेकर आए, तब जाके ए स्टार या डिस्टिंक्शन बनेगी। तो अपनी फोकस हाई रखो इस पर, ठीक है। और ये जितना भी कंटेंट है ये सारा पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 ये सब ए एस का है तुम्हारा, यानी ए एस में जो जो चैप्टर्स तुम्हें बताए हुए हैं बस उसी से ही आएगा, ठीक है। इसका वेटेज फॉर योर ए एस लेवल इज़ 46%, और ए टू के लिहाज से मैं आई मीन टू से ए लेवल के लिहाज से बात करेंगे 23% इसका वेटेज जा रहा है। तो प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा हाई रखनी है इसकी, और मैं बच्चों को कहता हूँ कि अपने P2 में ए लेकर आओ। पेपर 1 और पेपर 2 में ए एम रखो। पेपर सी में अच्छा अक्सर एपरेटस गिर जाते हैं। अच्छा तुम्हें बताया जाता है कि एपरेटस वगैरह कुछ गिर गया, कोई जो है वो इंस्ट्रूमेंट गिर गया तुम्हारे मार्क्स कटते हैं, जबकि ऐसा कोई सीन है नहीं, अच्छे मार्क्स ऑलरेडी आ जाते हैं, सही है। अब सबसे पहले बात ये करेंगे, हमारे पास पेपर 3 हो गया, इसका तुम जो है वो मार्क्स देखो 40 मार्क्स हैं, और तुम्हारा ए बन जाता है 33 पर, 32 पे 33, 34 बस, इस पर तुम्हारा ए बन जाता है। 2 आवर्स का पेपर है, यानी एक क्वेश्चन 1 घंटे में करना पड़ता है। और बेसिकली तुम्हारे ऊपर नहीं होता कि कौन सा क्वेश्चन तुम पहले करो, ये इन्विजिलेटर तुम्हें क्वेश्चन देता है जो तुम्हें सबसे पहले करना पड़ता है। अच्छा ये हो गया, अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा इसका वेटेज भी देख लो कि 23% है फॉर योर ए एस लेवल एंड 11.5% फॉर योर ए लेवल्स, यानी कि इसका वेटेज बहुत कम होता है। ए लेवल्स के लिहाज से तो बहुत ही कम होता है इसका वेटेज। तो इसमें अगर कोई ग्रेड बन रहा है, लाइक बी बन गया तुम्हारा या सी बन गया, तुम ए स्टार के लिए रो रहे थे, ठीक है, यहाँ पर तो तुम्हें घबराना नहीं है, यू कैन स्टिल मैनेज इन A2। असल स्ट्रेटजी तो A2 की होती है। पेपर 4 इज़ ऑफ 100 मार्क्स, और ये अक्सर मे बी 11 क्वेश्चन दे देते हैं, 12 देते हैं, 9 देते हैं, मे बी 8 दें, मतलब ये उनके ऊपर होता है। 10 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। 100 मार्क्स का पेपर बनाना होता है, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, वेरी करते हैं क्वेश्चन। 2 घंटे का पेपर होता है, 2 घंटे में करना पड़ता है। और आई प्रेफर कि क्योंकि ये जल्दी हो जाता है, टू बी ऑनेस्ट, आपके पास इतनी सफिशिएंट नॉलेज होती है, आप पूरा A2 को इतनी डिटेल से पढ़ चुके होते हो कि आप एबल होते हो कि आप कर लो पूरा आराम से, ठीक है। तो यप, और उसके बाद ये ए लेवल स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस का पेपर होता है, यानी कि पेपर 4 हमारे पास होता है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। जैसे आपका पेपर 2 होता है, ऐसे पेपर 4 है, बस पेपर 4 में आपके पास जो नॉलेज है वो आपकी A2 की नॉलेज होती है, प्लस आपको AS की नॉलेज भी चाहिए, एज इट्स क्लियरली रिटन कि आपको A2 में AS का पढ़ना पड़ता है थोड़ा बहुत। यहाँ पर AS का पढ़ना पड़ता है, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता जिस तरह से केमिस्ट्री का सीन है, लेकिन यहाँ पे भी टू सम एक्सटेंट पढ़ना तो पड़ता है। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस हमारे पास पेपर 5 हमारे पास होता है 30 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। आपको यहाँ पर ए कैसे बनता है, 22 लेकर आ जाओ, 23 लेकर आ जाओ, 25 लेकर आ जाओ, ठीक है। एम अपना हाई रखोगे हमेशा, तभी तुम्हारा ए बन जाएगा और ए स्टार बन जाएगा।
इसका वेटेज भी 11.5% होता है, ये लेवल का वेटेज ओवरऑल, ठीक है। और इसके लिए जो टाइम होते हैं वो 1 घंटा 15 मिनट, 1 आवर एंड 15 मिनट्स। अच्छा, ये जो पेपर है, मैं बच्चों को कहता हूँ कि पेपर 5 पर ज़्यादा फोकस करो और उसमें ही लेकर आओ। अगर उसमें ए नहीं आया तो फिर अच्छी बात नहीं है, ठीक है, कि तुम उसमें भी बी ले रहे हो। ए लेने की तो मेहनत करो ना, कोशिश तो एक ही करो। और पेपर 3, अब दोनों का वेटेज सेम है, 11.5% फॉर योर ए लेवल्स। लेकिन बच्चा पेपर 3 में फिर भी मेहनत जितनी भी कर ले, एपरेटस वगैरह या इस तरह से कन्फ्यूजन के उस सेटअप नहीं बन पा रहा ये बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से उसका मतलब ऊंच नीच हो जाती है टू सम एक्सटेंड। लेकिन पेपर 5 में तो तुम्हें कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं करना पड़ता, इट्स जस्ट लाइक योर प्रैक्टिकल। पेपर 5 इज़ प्लानिंग एनालिसिस एंड एवेलुएशन, जिसका मतलब यह है कि वो प्रैक्टिकल ऑलरेडी परफॉर्म्ड होता है और वो आपसे प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आपको पेपर 3 की भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इसमें, क्योंकि पेपर 3 एएस में, तो एएस की इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। और इस पर 22 पर ये बन जाता है, 24 पे बन जाता है, मैक्सिमम 25-26 पे भी बन जाता है। और अगेन ग्रेड्स तो वेरी करते हैं, पर इतने लेने। अब किसी के 15 मार्क्स आ रही हैं, उसने आधे मार्क्स उठाए इसमें से, तो उसका तो ये बिल्कुल भी नहीं बन सकता ना। और मैं तो आई डोंट थिंक सो कि बी भी बन सकता है उसका, आई डो नॉट एग्जैक्टली नो, पर इसमें ए बन जाएगा बच्चों का, इजीली बन जाएगा। तुम अपना मेहनत फुल अपनी मेहनत रखो, ठीक है, मार्क्स ज़्यादा लो तो ये बन जाएगा। रही बात इसकी कि तुमने एएस में ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है, ए टू में देखो एएस में प्रिपरेशन ज़्यादा करोगे ना, तो ए टू में उस लेवल की प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी कि यार मुझे इतने मार्क्स आएंगे, एनी हाउ कुछ भी कर लूँ मुझे इतने मार्क्स आएंगे, मैं ए स्टार नहीं आ सकता या ए नहीं आ सकता। लेकिन अगर तुम्हारे एएस में गंदी परफॉर्मेंस है, तुम्हारा बी आया है, बी इज़ वेरी गुड ग्रेड, मैं कहता हूँ बच्चों को कि बी इज़ वेरी गुड, आप इसको ए स्टार भी बना सकते हो। मेहनत बहुत हाई चाहिए ऑफकोर्स, पर आप इसको ए स्टार बना सकते हो। अगर आपका एएस में सी आया है, डी आया है, आई प्रीफर कि आप रीटेक दो या फिर आप ए टू में मैनेज करो। और बच्चा कहता है मैं ए टू में मैनेज कर लूँगा, मैनेज तो तुम कर लोगे पर इतना ईजी होता नहीं है मैनेज करना ना, तो रीटेक देना बेनिफिशियल होता है। पर जो बच्चे मैनेज कर लेते हैं मैनेज, फिर वाकई में वो इम्प्रूव करके दिखाते हैं, लेकिन फिर वो अपनी पढ़ाई से सिंसियर होते हैं, वो पूरा पढ़ के दिखाते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव डिस्कस कि 5 कॉम्पोनेंट्स है, ठीक है, पहले साल दूसरे साल में कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स है। अब हम डिस्कस करते चलेंगे हमारे पास कॉन्टेंट क्या है पेपर का, यानी चैप्टर्स कौन कौन से पढ़ने हैं। इन योर एएस आपको सबसे पहले जो चीज़ पढ़नी पड़ती है दैट्स योर फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स, देन द सेकंड चैप्टर इज योर काइनेमेटिक्स, थर्ड चैप्टर इज योर डायनेमिक्स, फोर्थ इज योर फोर्सेस डेंसिटी एंड प्रेशर, फिफ्थ इज योर वर्क एनर्जी एंड पावर, एंड सिक्स्थ इज योर डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, यंग मॉड्यूलस वाला चैप्टर। एंड देन पेपर क्वेश्चन chapter 7 is your waves, chapter 8 is your superposition, chapter 9 is your electricity, chapter 10 is your DC circuit means direct current circuit, ठीक है, and chapter 11 is your particle physics, यानी कि हमारे पास ये रेडियो एक्टिविटी का चैप्टर होता है। तो हाई वेटेज वाले कौन से भाई, फिजिकल क्वांटिटी आ जाते हैं, काइनेमेटिक्स आते हैं, डायनेमिक्स आते हैं। बच्चे तो बहुत कंफ्यूज होते हैं मैकेनिक्स में, मैकेनिक्स में पूरा हाई वेटेज है। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी हाई वेटेज है, रेडियो एक्टिविटी हाई वेटेज है, ठीक है। और डिफॉर्मेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि आपका पेपर 2 में आ जाता है और पेपर 1 में भी आता है, एमसीक्यूज तो इससे आते हैं, ठीक है। और फिर साथ साथ पेपर 2 में भी आ जाता है इसको, मतलब वो कभी कभार इलेक्ट्रिसिटी से अगर ज़्यादा क्वेश्चन देगा तो फिर वो छोड़ देगा, वरना फिर वो इस तरह इतनी आसानी से चीज़ें छोड़ता नहीं है। यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी से क्वेश्चन आता ही आता है, लाजमी आता है, पेपर 1 में भी आता है, पेपर 2 में भी आता है, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। रही बात मैकेनिक्स की और इलेक्ट्रिसिटी की, तो उन पर एक अलग ही ग्रिप होनी चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारा, और वेव्स भी ऑल्सो पेपर 3 में भी इन्वेस्टिगेट होता है। अब पेपर 3 में वेव्स कैसे इन्वेस्टिगेट होता है, देखो तुमसे वो फ्रीक्वेंसी पूछ सकते हैं, ठीक है, टाइम पूछ सकते हैं, टाइम का फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप पूछ सकते हैं, यूनिट वगैरह सब ये चीज़ें फोकस करनी पड़ती हैं। अभी मैं बिल्कुल डिटेल से नहीं बता रहा कि तुम्हें पेपर में किस तरह से परफॉर्म करना है, पर ये बता रहा हूँ कि पेपर है क्या और उसमें तुम्हें करना क्या क्या होता है, ठीक है। आगे परफॉर्मेंस की बात है कि गाइड्स वगैरह उसकी अलग, वो अभी पॉकेट गाइड सीरीज स्टार्ट किया था, उसमें वो सेशन में आप लेते रहो, आपको पता चलता रहेगा, ठीक है। ये तो सारा हो गया एएस का, ये एएस के चैप्टर्स में आता है, आई मीन एएस के कंपोनेंट्स में आता है, यानी पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 प्लस ये P4 P5 में भी आता है, यानी कि इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर आप वो नहीं आती ना, तो आप जब चैप्टर पढ़ोगे ना अपने E2 के, तो उसमें आपको एएस को रिकॉल करना पड़ता है, वो फिर आप कर भी लेते हो। E2 के लिहाज से आपको जो पढ़ना पड़ता है वो होता है मोशन इन अ सर्किल, ठीक है, हम इसको सर्कुलर मोशन भी कहते हैं, ठीक है। और देन वी हैव टू लर्न द चैप्टर 13 विच इज़ योर ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, यानी कि ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशनल फील्ड्स ये पता होनी चाहिए। देन यू नीड टू नो अबाउट टेम्परेचर, ठीक है, देन आइडियल गैसेस, देन थर्मोडायनेमिक्स, देन ऑसिलेशंस, देन इलेक्ट्रिकल फील्ड्स एंड कैपेसिटेंस, देन मैग्नेटिक फील्ड्स एंड अल्टरनेटिंग करंट, देन क्वांटम फिजिक्स, देन न्यूक्लियर फिजिक्स, देन मेडिकल फिजिक्स एंड देन एस्ट्रोनॉमी एंड कॉस्मोलॉजी। 25 चैप्टर्स, एग्जैक्टली 25 चैप्टर्स हैं तुम्हारे लेवल्स को। A2 के कितने सारे चैप्टर्स हैं, तो अभी से पढ़ाई शुरू कर दोगे तुमने नहीं किया तो। अब तुम्हें तो पता चल गया होगा ना कि तुम्हारे लेवल्स में तुम्हें A स्टार किस तरह से लेना है, पहले तो सिलेबस को कवर करो पूरा। तो
हाई यील्ड कौन से क्वेश्चंस हैं? देखो, या तो वो सर्कुलर मोशन देंगे, उसके साथ वो ग्रेविटेशन देंगे। वो अपनी मर्ज़ी से इन दोनों में से कोई एक भी दे सकते हैं, यानी कि वो अपनी मर्ज़ी से हो सकता है कि वो सिर्फ तुम्हें सर्कुलेशन दे दें, या हो सकता है वो सिर्फ तुम्हें ग्रेविटेशन दे दें। लेकिन वो पॉसिबिलिटी ये होती है कि वो दोनों आपको वो देते हैं, आपको दोनों चैप्टर्स देते हैं, ठीक है, उनसे क्वेश्चंस मिला कर देते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या है? देन वी हैव टू नो अबाउट योर टेम्परेचर, आइडियल गैस एंड थर्मोडायनेमिक्स। ये तीनों क्योंकि थर्मल फिजिक्स से रिलेटेड है और लिंक्ड होते हैं आपस में, तो हम इसको एज कर लेते हैं ईज आसानी से, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ठीक है, एंड कैपेसिटेंस। एक मिनट रुको, ऑसिलेशंस इंपॉर्टेंट है, ऑसिलेशंस हाई यील्ड है, ऑसिलेशन से क्वेश्चंस आते हैं, बनते हैं, ठीक है। देन वी हैव कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस से क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल, P1 में तो आते हैं, P2 में भी आते हैं लाजमी। और कैपेसिटेंस वाले क्वेश्चंस ऐसे ट्रिकी होते हैं कि एग्जामिनर को मज़ा आता है क्वेश्चंस देने से। मैग्नेटिक फील्ड्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ये दोनों वो हैं जिनको तुम्हें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये दोनों वो फील्ड्स हैं, मैं कहता हूँ बच्चे को इसके ऊपर ग्रिप होनी चाहिए आराम से, तब वो जाकर A स्टार या A लेकर आएगा अपने पेपर 4 पेपर 5 में। पेपर 4 में इनसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। वो मिला के क्वेश्चंस देते हैं। और सच बताऊँ, आपका A2 में इतने चैप्टर्स होते हैं, आपके AS में कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। आपका A2 इतना भरा पड़ा है क्वेश्चन से कि आपको AS की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आप पूरा जो है वो उस तरह से डेप्थ से पढ़ो, रिवाइज करो जैसे आपको रिक्वायरमेंट है फॉर योर केमिस्ट्री या बाकी सब्जेक्ट्स में। तो क्योंकि यहाँ पर आप A2 के सब्जेक्ट्स चैप्टर्स देखो इतने सारे हैं, वो कहीं से भी बना के दे देते हैं, ठीक है। लेकिन AS की आपकी ग्रिप होनी चाहिए, मतलब कुछ भूल नहीं जाओ आप। प्लस आपको यहाँ पे और क्या पता होना चाहिए? ओके, अल्टरनेटिंग करेंगे, AC करंट भाई पता होना चाहिए, लाजमी तौर पे पता होना चाहिए, ठीक है। और ये फिर आप जब सारा कर लोगे ना बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स अपने A-levels का, तो आपको पता चलेगा कि MD कैट में भी बहुत इंपॉर्टेंट था, और इफ़ यू आर गोइंग फॉर ई कैट तो काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट था, ठीक है। फिजिक्स तो पूरा इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू टॉक अबाउट क्वांटम फिजिक्स इज अ थिंग कि एग्जामिनर को बहुत पसंद है क्वांटम फिजिक्स। वो क्वांटम फिजिक्स से लाजमी क्वेश्चंस देता है। इट्स हाई यील्ड। न्यूक्लियर फिजिक्स हाई यील्ड। मेडिकल फिजिक्स इज हाई यील्ड क्योंकि मेडिकल फिजिक्स से वो क्वेश्चन देता है। अच्छा, अक्सर वो बेशतर वो मेडिकल फिजिक्स से क्वेश्चन देता ही नहीं है, यानी कि अभी रिसेंटली जो 2025 मई जून गुजरा है, इसमें तो मेडिकल फिजिक्स से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। हाँ, एक क्वेश्चन था जो कि लिंक्ड कर रहा था जो था मेडिकल फिजिक्स, बट वो क्वेश्चन मेडिकल फिजिक्स का नहीं था। दैट वॉज मे बी ऑफ क्वांटम फिजिक्स का था या शायद न्यूक्लियर फिजिक्स का था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, तो मतलब लिंक था, थोड़ा एक्सरे के बारे में पूछा था, बाकी कुछ भी नहीं आया था। तो मेडिकल फिजिक्स का फिर भी देख के जाओ, सारा कुछ करके जाओ, क्योंकि मुश्किलें बच्चा नहीं कर पाता, एग्जामिनर यहीं से उठा के दे देता है, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी अमेजिंग, और मेरा थोड़ा सा फेवरेट भी, एस्ट्रोनॉमी एंड कॉस्मोलॉजी। आप पूरी जो है वो सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हो, कितनी गैलेक्सीज हैं, और लाइट ईयर क्या कहलाता है हमारे पास डिस्टेंसेस क्या कहलाते हैं, और लाइट ईयर्स की कैलकुलेशंस, ल्यूमिनोसिटी की कैलकुलेशंस, ठीक है। इस तरीके से कि हमारे पास टेलीस्कोप का क्या काम होता है, और जो हमारे पास अर्थ होती है उससे फार कितनी हमारे पास प्लैनेट्स हैं, और वो कितने लाइट ईयर्स में मेजर होती है, ठीक है। तो ये बहुत थोड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर मुझे लगता है, और मेरा थोड़ा फेवरेट भी चैप्टर है। यू नो व्हाट, कि जिनको स्पेस फिजिक्स वगैरह, ये स्पेस फिजिक्स कहलाता है, आपके लेवल्स में भी है, जिससे स्पेस फिजिक्स पसंद होता है ना, वो उनके अंदर जो है वो मैंने जहाँ तक नोट किया था एटीट्यूड नहीं होता, ये लोग कहते हैं। और ऑफकोर्स क्यों होगा यार, आप जब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को देख लेते हो कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्स में चीज़ें रखी हैं, तो फिर हमारे पास तो ये चीज़ होती नहीं है ना कि फिर हम तकब्बुर वगैरह करेंगे, तो बहुत फिर कितनी छोटी है ये चीज़ें। अगर हम ये देखें कि हमारे पास स्पेस फिजिक्स में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बड़ी बड़ी चीज़ें, तो फिर हम उसमें ये चेक कर लेंगे कि यार ये हमारे पास कितनी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे 25 चैप्टर्स हैं। आपको 12 से 25 चैप्टर्स को तो कवर करना है फॉर योर A2। ARC ग्रिप होनी चाहिए, और A2 को आपको पूरा बहुत अच्छे से कवर करना है, क्योंकि इसमें क्लियरली रिटन है कि कैंडिडेट्स फ्रॉम कैम्ब्रिज इंटरनेशनल A-level स्टडी A-level फिजिक्स स्टडी द AS टॉपिक्स एंड द फॉलोइंग टॉपिक्स, यानी कि A2 के जो चैप्टर्स हैं, तो दोनों के ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए, ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, जस्ट मुझे DM कर दो इंस्टा पर, ठीक है, या फिर व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर दो, और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, और लाजमी इंस्टा पे DM करके मुझे जो है वो फॉलो करके जाना, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो DM भी कर सकते हो, मना नहीं है, मैं आंसर करूँगा। बाकी ये वो चीज़ें जो मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बता दी थी कि भाई हमारे पास पहला जो मतलब हम AS अगर दें तो हम सिर्फ 3 पेपर देते हैं जिसमें हमें मैक्सिमम ग्रेड A मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि आधे साल है ना A-levels को, तो आपको A स्टार नहीं मिलता इतनी जल्दी। जो हमारा A-levels है, यानी कि A-levels जो कि बेसिकली पहला दूसरे साल 2 साल में मुश्तमिल होता है, तो उसमें पहले साल में आपको 3 देने होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, और फिर दूसरे साल में आपको 2 वो देने होते हैं कंपोनेंट, पेपर 4 एंड पेपर 5, ठीक है।
अब रही बात इसकी कि एएल बच्चा एएल यानी 1 गो में 500 देता है तो वो 1 गो में 5 भी दे सकते हैं, लेकिन उसमें क्लैश होता है पेपर 5 का और पेपर 2 का, ठीक है। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मुझे देनी है कि यार आपको यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए, अपने यूनिट्स पे सिर्फ पता नहीं होना चाहिए, आपको यूनिट्स पर फोकस करना है, आपको अपने मैग्नीट्यूड पे फोकस करना है, यानी कि आप नंबर्स क्वांटिटीज़ वगैरह सब जो लिखे हैं उस पर आपको फोकस करना है। आपको ऊंच नीच नहीं करनी, अपना पेपर बिल्कुल फोकस्ड करके देखना है, पढ़ना है, करना है सारा कुछ। P1 के रूल्स अलग हैं, P2 के रूल्स अलग हैं जो कि P1 से रिलेटेड है, लेकिन पेपर 3 के बिल्कुल अलग है, यानी कि SI बेस क्वांटिटीज़ आप पेपर 1 पेपर 2 में लिखोगे, फिर आपको SI बेस क्वांटिटीज़ पेपर 3 में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको नहीं बताया, काफ़ी इंस्टीट्यूट नहीं बताते, काफ़ी ट्यूटर्स भी नहीं बताते, तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और पेपर 4 में SI बेस में लिखना या नहीं लिखना, तो पेपर 4 में आप बहुत ज़्यादा, और देखो कॉम्प्लिकेशन हमारे पास कितनी ज़्यादा बढ़ रही है कि यहाँ पर हमारे पास पेपर 4 में जो हमारे पास यूनिट्स क्वेश्चन में मेंशन होंगे, बस वही जो क्वेश्चन में मेंशन है यूनिट, अगर वो SI बेस में यूज़ कर रहे हैं तो फिर तो आंसर SI बेस में लिखना है। लेकिन अगर वो SI बेस में यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने कोई कॉन्स्टेंट रखा है, लाइक हमारे पास हो गया हबल कांस्टेंट हो गया, प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, एवोगाड्रोस कांस्टेंट हो गया, या कोई और कांस्टेंट आगे लग गया वहाँ पर, तो फिर हम उसे कहते हैं कि यार अब क्योंकि कांस्टेंट यूज़ हो रहा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि अब हमें नॉन SI बेस को SI बेस में करना पड़ेगा। अब वहाँ पर रिक्वायर नहीं, उन्होंने नॉन SI बेस में लिखा क्वेश्चन, लेकिन क्योंकि कांस्टेंट यूज़ है तो ये हिंट है। बाकी अगर नॉन SI बेस के क्वेश्चन आपको दिए हुए उसमें कोई कांस्टेंट वगैरह कुछ भी नहीं, तो गो फॉर योर नॉन SI बेस वाले, ठीक है। दैट्स योर आंसर। और उसके अलावा आई वुड लाइक टू से कि प्रिपेयर फॉर योर फिजिक्स के लिए मेहनत करो, अपने मैथ्स को ही सिर्फ अच्छा नहीं करो, क्योंकि बच्चा जब वो मैथ्स पे लग जाता है कि भाई मुझे मेरी मैथ्स गंदी है, मुझे मैथ्स को अच्छा करना है। सिर्फ मैथ्स की बात नहीं है, आई नो कि कैलकुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैथ्स अगर वीक है तो वहाँ तो मैथ्स को इम्प्रूव करो, पर कॉन्सेप्ट बहुत हैं। क्वांटम फिजिक्स में कॉन्सेप्ट बहुत हैं, ठीक है। इस तरीके से न्यूक्लियर फिजिक्स में कॉन्सेप्ट बहुत हैं, ठीक है। कैलकुलेशन भी बहुत है, आई नो कैलकुलेशन तो न्यूक्लियर फिजिक्स में भी डाल दी इन्होंने, लेकिन अब देखो कैलकुलेशन को तो स्किप नहीं कर सकते, लेकिन कॉन्सेप्ट्स को भी अपने स्मूथ रखो, स्ट्रांग रखो, तो फिर तुम्हारा जो वो स्टार पक्का बनेगा। और आई वॉन्ट टू सी योर A स्टार्स। अभी मेहनत करो अच्छी से, अगर अभी भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो स्टार्ट फ्रॉम नाउ। AS को रिवाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम A2 में हो A2 को डायरेक्ट कंप्लीट करो, और अगर AS में हो तो अभी AS की तैयारी स्टार्ट करो। ये नहीं सोचो कि टाइम आ गया, अभी जो टाइम है उस पर फोकस करो, ठीक है। तो ये सारा सीन हो जाएगा। अच्छा, बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे लाजमी कर लेना, एंड डू फॉलो माई यूट्यूब चैनल, ठीक है। सब्सक्राइब लाजमी कर लेना, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ भी लेना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ द पॉकेट गाइड। पॉकेट गाइड के लिए टाइमली वीडियो चाहिए तो बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टेक केयर, गुड बाय।